ओके, हेलो क्लास। आज जो है ये जो हम कर रहे हैं, हम 10th का साइंस पेपर 2, राइट, पेपर 2 में साइंटिफिक रीजंस के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको प्रीवियसली एक वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1 से 5 के बीच में जितने भी चैप्टर्स में साइंटिफिक रीजंस है वो सब मैंने एड अप कर दिया है। नाउ फ्रॉम हियर हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं साइंटिफिक रीजंस के, तो मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ जाए। Okay, so now we have a 5 questions. Scientific reasons में tortoise है, body irritate होती है, jellyfish है, vertebrates दिया गया है, and then after we have 2 more questions. Like totally we have a 5 question. Let's solve each question one by one. Okay, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है? Through tortoise lives on land as well as water, it cannot be included in class amphibia. See, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं एम्फीबिया की, तो यहाँ पे एम्फीबिया क्या हो जाते हैं? दोज एनिमल जो कहाँ रह सकते हैं, वो एनिमल जो आपका लैंड में भी रह सकते हैं, और वो ऐसे एनिमल जो कहाँ रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। अगर किसी एनिमल में ये दोनों कैपेबिलिटीज हो रही है तो इससे हम कह रहे हैं कि दिस एनिमल इज एम्फीबियन। बट इन सम क्राइटेरिया हमारे पास कुछ ऐसे भी एनिमल है जिसके अंदर ये दोनों कैपेसिटी है, फिर भी हम इसे क्या नहीं कह रहे, एम्फीबिया नहीं कह रहे। जिसमें हमारे पास एग्जांपल है टॉर्टोइस का। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो टॉर्टोइस होता है, इसकी अगर बात करें तो ये रेस्पिरेशन दो तरीके से करता है। एक तो वो लंग का इस्तेमाल करेगा, दूसरा ये क्या करता है, जब ये वाटर, अब ये लैंड पे है तो ये लंग का इस्तेमाल करेगा रेस्पिरेशन करने के लिए। अगर यही ये वाटर में चला जाएगा तो इसकी जो नेसल कैविटी जिसे होती है, नेसल ओपनिंग जिसे हम कहते हैं, ये इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये क्या करता है, वाटर से बाहर आता है, आउट ऑफ वाटर आ जाता है फॉर ब्रीथिंग, और ये एयर के थ्रू ब्रीथ करता है। अब देखो, यहाँ पे अगर किसी एम्फीबिया है तो एम्फियन जो होते हैं वो जब वाटर के अंदर होते हैं, जब वो वाटर के अंदर है, यहाँ पे ले लो वाटर और ये है लैंड। तो अगर कोई एम्फीबिया है तो अगर वो वाटर में जा रहा है तो वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, और अगर वो लैंड पे है तो वो लंग के थ्रू करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टॉर्टोइज है ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। अगर लैंड पे है तो वो लंग का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब वो कहाँ पे है, जब वो आपका वाटर के अंदर जा रहा है तो वो नेसल ओपनिंग का इस्तेमाल कर रहा है, और उसके अलावा भी वो वाटर से बाहर आके ब्रीथिंग कर रहा है। तो ये जो है आइडियल कंडीशन जो होती है एम्फीबियन की, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए ये कैसा होने, टॉर्टोइज जो है वो लैंड प्लस वाटर में रहने के बावजूद उसको हम क्या नहीं कर रहे, क्लास एम्फीबियन क्लास में कंसिडर नहीं कर रहे। अब देखो यहाँ आंसर दिया है, when tortoise live on land it's respire with the help of lung, and when it is a water it put out of its nasal opening and out of water and breathe. इट कैन नॉट टेक ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर होता है उससे ये इनटेक नहीं कर सकता। इन बोथ द हैबिटेट इट रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ लंग। दोनों भी हैबिटेट, अगर ये वाटर के अंदर है या फिर ये वाटर में है या फिर ये लैंड पे, दोनों ही कंडीशन में किसका इस्तेमाल करता है, लंग का इस्तेमाल करता है। इन केस ऑफ ट्रू एम्फीबियन, अगर कोई सच में एम्फीबियन है वो इस केस को फॉलो नहीं करेगा। they can breathe in the water with the help of skin, and land वो किसका इस्तेमाल करते हैं, लंग का। अब देखो यही बेसिक क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया को आपका कौन टॉर्टोइज फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए क्या कहा जा रहा है कि आपका टॉर्टोइज लैंड पे भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है, बट इट्स नॉट अ एम्फीबियन। टॉर्टोइज ऑल्सो अ exoskeleton which is lacking the amphibia, and therefore tortoise cannot be included in the amphibian। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आई हो। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, अवर बॉडी इरिटेट्स इफ कम आउट द कॉन्टेक्ट विद जेलीफिश। हमारी बॉडी जो है जेलीफिश से कांटेक्ट में आती है तो हमें इरिटेशन होती है। अब देखो यहाँ पे
ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट है उससे कनेक्ट करके बताती हूँ। जेलीफिश इज कॉलिनेटेड एंड हैज द नाइडोब्लास्टिक बियरिंग टेंटिकल्स। टेंटिकल्स मतलब क्या हुआ था, आपने नाइजीरिया पढ़ा था, नाइजीरिया में आपने देखा होगा इस तरीके से टेंटिकल्स निकला हुआ था इनके प्रेजेंट एनिमल्स में, और यहाँ से ये रिलीज करते थे टॉक्सिक सब्सटेंस। और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता था ये किस लिए होता था, प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, अब देखो, दिस नाइडोब्लास्टिक इंजेक्ट टॉक्सिक टू द पैरालाइज प्रे एट द टाइम ऑफ फीडिंग। देखो ये क्या करता है, अपने शिकार को कैप्चर करने के लिए वो क्या करता है, यहाँ से वो क्या करता है, इंजेक्ट करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को। When the jellyfish come contact in our body, the toxins is released causing reaction to our skin. सेम टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे स्किन पे भी अगर आ जाता है तो वो हमारी स्किन को क्या कर देता है, हमारी स्किन को क्या करता है, इरिटेट कांटेक्ट में वो रिलीज कर देता है टॉक्सिन, और वही टॉक्सिन हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है तो वो हमें इरिटेट करता है। देयरफॉर आवर बॉडी गेट्स इरिटेशंस व्हेन इट्स कम इन कांटेक्ट विद द जेली फिश। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई हो। When the jellyfish come in contact with our body, this toxic is released and causing reaction to our skin. ये याद रखना चाहिए आपको, ये जो आपका जेलीफिश होता है इंजेक्ट करता है टॉक्सिन, पैरालाइज द प्रे एट द टाइम ऑफ फीडिंग। और अगर हम फिर जेलीफिश के कांटेक्ट में जाते हैं तो यही टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी स्किन से कांटेक्ट करता है और वो हमारे स्किन में क्या करता है, इरिटेशन कॉज करता है। ओके, सो क्लास क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट अ वर्टिब्रेट्स। अच्छा, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि जितने भी हमारे पास कॉर्डेट्स है वो क्या होते हैं, दे ऑल आर, क्या है वो आपका वर्टिब्रेट्स होते हैं। बट जितने भी हमारे पास जो नॉन वर्टिब्रेट है वो सब के सब क्या नहीं होते हैं, वो सबके साथ कॉर्डेट्स नहीं होते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑल कॉर्डेट्स जो होते हैं वो प्रोसेस करते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो यहाँ पे आपकी बॉडी में नोटोकॉर्ड होता है जो आगे चल के हमारी बॉडी में क्या बनाता है, बैकबोन बनाता है, जिससे हम ऑल क्या कहते हैं, वर्टेब्रल कॉलम। इन सम पीरियड इन देयर डेवलपमेंट, जितने भी आपके कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनके डेवलपमेंट के किसी न किसी स्टेज में। All vertebrates also have notochord during the embryonic life. Embryonic मतलब child का development हो रहा है, which is later replaced by the vertebral column, जो कि आगे चलकर क्या बन जाता है, replace हो जाता है vertebral column में। Therefore, all vertebrates are the notochord. But some chordates, कुछ ऐसे chordates है like Urochordata and then after Cephalochordata, इनमें क्या नहीं होता, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम्स नहीं होते, डू नॉट प्रोसेस वर्टिब्रल कॉलम एंड देयरफॉर दे आर नॉट अ वर्टिब्रेट्स। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे इनिशियली आपको बताया गया है कि नोटोकॉर्ड होता है जो आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, तो ऐसे एनिमल को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ और ऐसे भी एनिमल्स है, ऐसे भी लाइक एनिमल्स समझ लो, या फिर ऐसे भी हमारे पास क्लासिफिकेशंस में क्लास फाइलम है जहाँ पे वो कॉर्डेट कॉर्डेट्स ही है बट उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते। वो कैसे होते हैं, नॉन वर्टिब्रल होते, मतलब वो कॉर्डेट्स है बट इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि, इसलिए कहा गया कि कुछ ऐसे कॉर्डेट्स भी है लाइक इन यूरोकॉर्डेट्स, cephalochordates do not possess vertebral column and hence they are not a vertebrates. इनके अंदर अगर वर्टिब्रल कॉलम नहीं हुआ तो बैकबोन नहीं होगा तो उसे हम वर्टिब्रेट वैसे भी नहीं कहेंगे, बट ये जो है आपका यूरोकॉर्डेटा में ही आते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। आई होप कि आपको ये चीज समझी हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर डी क्या दिया है, ब्लैनोग्लॉसिस इज कनेक्टेड लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। अब देखो यहाँ पे
अगर कनेक्टेड लिंक दिया गया है, इट इंडिकेट दैट द बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी हैव, लाइक नॉन कॉर्डेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और कॉर्डेट्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इस बेसिस पे हम क्या कह रहे हैं कि ब्लेनोग्लॉसिस हैज द कनेक्टेड लिंक। अब देखते हो यहाँ पे क्या दिया गया है, सो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड आल्सो हैज अ नोटोकॉर्ड एज इन अ केस ऑफ कॉर्डेट्स। अब देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोटोकॉर्ड है, नॉन कॉर्डेट्स भी है इसके अंदर, और इनके पास नोटोकॉर्ड भी है। नोटोकॉर्ड जो आगे चल के किस में हेल्प करेगा, फॉर फॉर्मेशन ऑफ बैकबोन। सो ये क्या है, इट ऑल्सो हैज अ नॉन कॉर्डेट इन द केस ऑफ कॉर्डेट्स। Since it share the characteristics of non-chordates and chordates from the viewpoint of evolutions, it is called as the connected link between them. Of course, अगर किसी एनिमल के अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन कॉर्डेट्स के भी कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ऑफ कोर्स हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये शो कर रहा है कनेक्टेड लिंक बिटवीन देम। बस आपको सिर्फ यही पॉइंट्स लिखना है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास नॉन कॉर्डेट्स के हैं, सम कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास कॉर्डेट्स के भी कॉर्डेट्स के हैं, जैसे इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स को शो कर रहा है फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इवोल्यूशन, इट इसलिए हम इसे बोलते हैं कनेक्टेड लिंक बिटवीन देम। Now next question is that body temperature of reptiles is not constant. अब देखो जो reptiles होते हैं उनकी body temperature क्या बताया गया है कि constant नहीं है। सेम क्वेश्चन है आपको, body temperature of reptile is not a constant. अब देखो reptile कैसे होते हैं, cold blooded animals होते हैं, their thermoregulatory system is not in their, इनकी जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का सिस्टम है, ये इनकी बॉडी पे डिपेंड नहीं होता है। द बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होना यानी कम ज्यादा होते रहते हैं एज पर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, कैसा भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उस बेसिस पे। देयरफॉर द बॉडी टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन एट कांस्टेंट लेवल इन रेप्टाइल्स। अच्छा, अगर आप ये आंसर लिख रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये लिखोगे कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, ठीक है, इज अ कोल्ड ब्लडेड, एंड इनकी थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम क्या होती है, नॉट, इनकी थर्मो रेगुलेटरी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का सिस्टम इनकी बॉडी के इनसाइड नहीं होता। एज पर द टेम्परेचर फ्लक्चुएट, टेम्परेचर फ्लक्चुएट होना मतलब सराउंडिंग का, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उस बेसिस पे क्या होता है, इनकी बॉडी टेम्परेचर चेंज होती रहती है, इसलिए बॉडी टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन एट कांस्टेंट लेवल इन रेप्टाइल्स। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। थर्मी रेगुलेटरी सिस्टम नहीं होता इनकी बॉडी के अंदर, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे आउटसाइड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा इनकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगी, अगर बाहर का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इस बेसिस पे हम क्या कह रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ रेप्टाइल्स इज नॉट कॉन्स्टेंट। now come to the next question, give scientific reasons। अच्छा, ये जो है ये आपका चैप्टर नंबर 7 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में 3 क्वेश्चंस दिए हैं, म्यूटेंट स्ट्रेन हैज बीन यूज्ड, एंजाइम ऑब्टेन माइक्रोबियल प्रोसेस, माइक्रोबियल एंजाइम यूज इंस्टेंट ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन द केमिकल इंडस्ट्रीज। Okay, so the first question is that use of mutant strength has been increased in the industrial microbiology। अब देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या हो जाती है, इंडस्ट्रीज में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट विल कंसिडर एज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। By using industrial microbiology, the commercial use microbes is done. Commercial मतलब यहाँ पे हम जब industry use करते हैं for purpose of earning money, so we consider as a commercial. In such experiment, various economic, social and environmental related process of product is include. Commercial level पे आ जाएगा तो economical हो जाएगा, मनी होना चाहिए, सोशली होना चाहिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है वो भी आपके प्रोडक्ट में इंक्लूड होता है। इन दिस केस fermentation process are used to make up bread, cheese, wines, enzyme and nutrients. fermentation किया जाता है जिससे हमें वाइन मिलता है, enzymes मिलता है, nutrients मिलता है, and different types of antibiotics also made by processing of industrial microbiology. In pollution control and solid waste management, the industrial microbiology become very helpful.
पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हो या फिर आपका सॉलिड वेस्ट क्या करना हो, मैनेज करना हो, इन सब कंडीशन में इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या हो गया है, बहुत ही हेल्पफुल हो गया है। इन फार्मिंग टू बायोटेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ बीटी क्रॉप्स। बीटी क्रॉप्स आपने पढ़ा होगा, बैसिलस थोरनजेनेसिस जो होता है टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप को इंसेक्ट से बताते हैं हार्मफुल होने के लिए, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है, फॉर ब्रेड मेकिंग, चीज, वाइन, एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स, पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, तो इन सब केसेस में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये क्या हो गया, इसलिए माइक्रोबायोलॉजी जो हो गई इंडस्ट्रियल लेवल पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नई चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, काफी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही ज्यादा बूम अप हो रही है। ओके, एंजाइम्स जो ऑब्टेन कर रहे हैं बाय माइक्रोबियल प्रोसेस इज हम इसे मिक्स करते हैं डिटर्जेंट के साथ। ओके, व्हेन डिटर्जेंट इज मिक्स विद द माइक्रोबियल एंजाइम दे स्टार्ट वर्किंग मोर एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब क्या हो गया, और बेहतर तरीके से काम करने लगता है। कौन, जब हम क्या कर रहे हैं, हम मिला रहे हैं डिटर्जेंट प्लस माइक्रोबियल एंजाइम को। ठीक है, जब हम इन दोनों को एक साथ मिला रहे हैं तो इट्स वर्किंग वेरी, इसका वर्किंग क्या हो जा रहा है, बहुत ही अच्छा हो जा रहा है। सो द क्लीनिंग प्रोसेस टेक प्लेस इज लेसर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे ही क्लीनिंग हो जा रहा है। एंड फॉर द बेटर रिजल्ट एंजाइम ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल प्रोसेस मिक्स विद द डिटर्जेंट, हम और बेटर रिजल्ट्स चाहिए, इस कंडीशंस में भी हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोबियल को डिटर्जेंट के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखते वक्त आप क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखोगे, डिटर्जेंट को मिक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका काम फास्ट होगा एंड मोर स्टार्ट वर्किंग मोर एफिशिएंटली, मतलब और बेहतर तरीके से काम करेगा। क्लीनिंग प्रोसेस क्या होगा, लेस टेम्परेचर में भी हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो एंजाइम ऑब्टेन बाय माइक्रो मिक्स विद द, और हाँ बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो भी हम क्या कर सकते हैं, एंजाइम को मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मोर क्या हो रहा है, आपका काम कैसा हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है। सेकेंड, लेसर टेम्परेचर में हो रहा है। और थर्ड क्या कर रहा है आपको, थर्ड क्या कर रहा है, बेटर रिजल्ट मिल रहा है। Okay, I hope you got the points. Now come to the next questions. Microbial enzymes use instead of chemical catalyst in chemical industry. Microbial enzyme का इस्तेमाल हम करते हैं इंस्टेंट ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। अब देखो कैटलिस्ट, केमिकल कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, स्पीड अप करता है रिएक्शन को बाय कैटलिस्ट। ओके, नाउ हमें क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, इंस्टेंट ऑफ केमिकल कैटलिस्ट नाउडेज, इंस्टेंट ऑफ केमिकल कैटलिस्ट नाउडेज व्हाट वी हैव स्टार्ट डूइंग, हम यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोबियल एंजाइम्स को। अब देखो यहाँ पे ये क्यों दिया गया है, हमें ये बताना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो माइक्रोबियल एंजाइम्स आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर, पीएच एंड प्रेशर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो एंजाइम है वो एक्टिव कैसे रह रहे हैं, बहुत ही कम टेम्परेचर पे, उनका पीएच भी कम है और वो कम प्रेशर में क्या कर रहे हैं, एक्टिव रहते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द एनर्जी इज सेव एंड द कॉस्टियर इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट नीड टू बी यूज। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो जाएगा, कॉस्टियर भी होगा, यहाँ पे महंगा, इरोजन प्रूफ जो होता है, इरोजन मतलब पता है ना आपको, जिस कांटेक्ट में आने से वो आपका रिएक्शन नहीं होता, खराब नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट की नीड नहीं होगी और आपका कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। In enzymatical reaction, it is necessary to byproduct are not formed as the reaction are highly specific. आप कोई एंजाइमेटिकल रिएक्शन कर रहे हो तो हमें क्या चाहिए कि अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट ना फॉर्म हो, क्योंकि हम उस बाय प्रोडक्ट को हमें फिर रिप्लेस करना होता है, फिल्टर करना होता है।
ताकि फिर रिएक्शन आर हाईली स्पेसिफिक हो. The expenses on purification of that product are minimized and as no unnecessary product is formed. अब देखो क्यों unnecessary product ना फॉर्म हो, क्योंकि उसके expenses जो होते हैं on purification of product are minimized and no unnecessary product is formed. अगर हमारे पास unnecessary product फॉर्म नहीं होगा तो हमें उसको फिल्टर करने के लिए प्रोसेस भी करने का जो खर्चा होता है उससे भी हम बच जाएंगे. The elimination and decomposition of waste material avoid an enzyme can be reused again. इसलिए अब देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मतलब रिमूव करना, डिकम्पोजिशन मतलब खत्म करना ऑफ वेस्ट मटेरियल को हमें अवॉइड करना है एंड द एंजाइम कैन बी रीयूज अगेन. अब देखो यहाँ पे आपको पूरे 3-4 पॉइंट में दिया किया गया है, बार बार ये यही बोलना चाह रहा है कि हमारा जो बाय प्रोडक्ट है वो कम फॉर्म हो. अगर बाय प्रोडक्ट कम फॉर्म होगा तो हमें जो होगा मटेरियल को प्यूरिफिकेशन करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं होगी. अगर हम कम प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत होगी तो हमारा कॉस्ट भी क्या लगेगा, किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्म करने में कम लगेगा. कॉस्ट कम होगा तो हमारी एफिकेसी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी. इसलिए हमें क्या चाहिए, किसी ऐसे एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कम बाय प्रोडक्ट दे ताकि हमें अननेसेसरी फिल्ट्रेशन प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत ना पड़े. इंस्टेंट ऑफ केमिकल अगर हम माइक्रोबियल का इस्तेमाल कर रहे हो तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका बाय प्रोडक्ट कम निकल रहा है. बाय प्रोडक्ट कम मिल रहा है तो इस कंडीशन में आपको ज्यादा एक्सपेंसिव खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है. हेंस द माइक्रोबियल एंजाइम व्हिच इज इको फ्रेंडली आर यूज इन द केमिकल इंडस्ट्रीज. अब वो माइक्रो एंजाइम जो इको फ्रेंडली है उसका इस्तेमाल हम ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू केमिकल कैटलिस्ट. ओके, मैं आपको एक बार फिर से पूरे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहले क्या दिया गया है, माइक्रोबियल एंजाइम इज एक्टिव एट लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर पे एक्टिव होते हैं, पीएच पे और प्रेशर पे. इनकी प्रॉपर्टी द एनर्जी सेव करते हैं. ये कॉस्टियर इरोजन फ्रूम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल इनके लिए नहीं करना पड़ता है. द एंजाइमेटिकल रिएक्शन इज द अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म एज द रिएक्शन इज हाईली स्पेसिफिक. यहाँ पे आपको एंजाइमेटिकल जब कोई रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे अननेसेसरी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है एंड जो रिएक्शन इज वेरी हाईली स्पेसिफिक होता है कि अच्छा हमें यही प्रोडक्ट चाहिए तो स्पेसिफिकली वही मिल रहा है. द एक्सपेंसेस ऑन प्यूरिफिकेशन of product are minimized and as no unnecessary product is formed. कोई भी आपका unnecessary product form नहीं हो रहा है. The elimination and decompositions of waste material is avoided and enzyme can be reused again. Hence the microbial enzyme which are eco-friendly are used in chemical industries. अब देखो एलिमिनेशन एंड डिकम्पोजिशन इज मटेरियल अवॉइड किया जाता है. एंजाइम कैन बी रीयूज अगेन. जो भी एंजाइम हम माइक्रोबियल यूज करें इसको रीयूज कर सकते हैं. इसलिए माइक्रोबियल एंजाइम व्हिच इज इको फ्रेंडली आर यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्रीज. आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए. हमें बाय प्रोडक्ट ज्यादा नहीं चाहिए. अगर वी गेट लास्ट बहुत ज्यादा बाय प्रोडक्ट मिल रहा है तो प्यूरिफिकेशन करने में प्रॉब्लम होगी. हमें ज्यादा प्यूरिफिकेशन नहीं करना बिकॉज इट्स कॉस्टली, एक्सपेंसिव, अननेसेसरी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करना, मिनिमाइज करना है. और अगर हम यूज कर रहे हैं केमिकल कैटलिस्ट की जगह माइक्रोबियल एंजाइम को तो हमारी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है. प्लस माइक्रोबियल लो टेम्परेचर, लो प्रेशर्स एंड लो पीएच पे भी क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, एक्टिव रहता है. सो दोज द माइक्रोबियल एंजाइम फुलफिल कर रहा है हमारी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को. बिकॉज ऑफ दैट we are going to choose microbial enzyme instead of chemical catalyst in the chemical industries. I hope you got the points.